वेलकम बैक एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन एविडेंस एक्ट की। आज के हमारे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट की जो हिस्ट्री थी वो क्या थी, कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है कि ये क्या होता है। एक ब्रीफ में मैं आपको आज इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बताऊंगा। बेसिकली एक इंट्रोडक्शन होगा और एक लास्ट में जो इस वीडियो के मैं आपको बताऊंगा कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहिएगा अगर आपको इंडियन एविडेंस एक्ट की कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंसेस क्या होते हैं? एविडेंसेस क्यों हमारा ये अलग से एक्ट बना इंडियन एविडेंस एक्ट? एविडेंसेस वर्ड जो है, ये जो वर्ड है एविडेंस, इसे अगर हम अपनी नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें तो सबूत कहलाते हैं। ये सबूत क्या होते हैं, एविडेंसेस क्या होते हैं? जब कभी भी कोई भी एक्ट होता है और अगर उसके लिए अगर आपको कोई रॉन्ग कमिट हो जाता है आपके साथ, तो उसको प्रूव करने के लिए आप कोई एविडेंस देते हैं, जो कि किसी भी फॉर्म से हो सकता है, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो और चाहे वो रियल हो। जो ये तीन वर्ड्स हैं ये भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरी वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक वर्ड टू वर्ड आप समझ के चलिएगा। बैक ऑफ द माइंड में हर एक बात को रखिएगा अपने, जो जो बात मैं कह रहा हूं। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये बेसिकली जो हमारा कंप्लीट एविडेंस है ये तीन वर्ड्स में क्रक्स्ड है, जो कि है व्हाट, हु एंड वेयर। व्हाट से मतलब कि एक्ट ये एविडेंस होते क्या है, व्हाट इज इंडियन एविडेंस, एविडेंस होते क्या है। हु से मतलब कि कौन देगा, कौन लेके आएगा एविडेंसेस, और वेयर कहाँ देने हैं, ये कहाँ दोगे आप एविडेंसेस को। एविडेंस दिए जाते हैं कोर्ट में। तो ये तीन वर्ड्स जो हैं, आप इन तीन वर्ड्स को अगर ध्यान रखेंगे तो इन तीन वर्ड से ही हमारा कंप्लीट इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो आपको क्लियर होगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है ये हमारा यूज होता है इन और बिफोर द कोर्ट से। याद रखिएगा मैंने दो वर्ड को यहां पर यूज किया है, इन और बिफोर द कोर्ट। तो जो हमारा एविडेंसेस हैं ये हमारे कोर्ट के अंदर, जो कि हमारा केस होता है तब कोर्ट ट्रायल के चलते चलते यूज होते हैं, कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं। तो फिर हमारी बात आती है कि इन एविडेंसेस को कौन देगा, कौन देता है एविडेंसेस। हु हैव सीन हिमसेल्फ, नॉट हियरसे एविडेंस। तो जो एविडेंसेस को देखता है, जो एक एक्सीडेंट को देखता है, मान लीजिए कि ए और बी का एक्सीडेंट होता है और आप वहां पर खड़े थे, आप एक आई विटनेस है उस पोजीशन के, उस एक्ट के, तो आप वहां पर उसकी जो है एविडेंस बनते हैं। ना कि आप अगर मुझे बता देते हैं कि कपिश, मिस्टर कपिश, आप ऐसे ऐसे वहां पर एक्सीडेंट हुआ था तो वहां पे उस पर्सन की डेथ हो गई, तो वो उस चीज के लिए मैं एविडेंस नहीं दे सकता, तो वो बन जाएगा हियरसे एविडेंस। तो यहां से हमारा एक वर्ड ड्राइव होता है जो कि है हियरसे एविडेंसेस का। तो फिर अब हमारी बात आती है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो स्टार्ट कैसे होगा, स्टार्ट कैसे होता है। एविडेंसेस तो आपके हो गए, एक एक्ट हुआ, कोई भी ओमिशन हुआ, तो वहां से कोई भी अगर इलीगैलिटीज होती है, कोई भी ब्रीच होता है, कोई भी लॉस होता है, तो वहां से एविडेंस तो निकल जाते हैं। तो एविडेंसेस को स्टार्ट कैसे करेंगे आप? एविडेंसेस स्टार्ट होते हैं एट द टाइम ऑफ द ट्रायल ऑफ द कोर्ट, ट्रायल ऑफ द कोर्ट में, और जब कोर्ट की प्रोसीडिंग बिगन्स होती है तो कोर्ट के सामने आप पेश करते हैं एविडेंसेस को। तो फिर यहां से हमारा जो वर्ड है एविडेंस, तो ये जो एक्ट बनता है, बाकायदा जो हमारे प्रोसीजरल कोड हैं वो, ये कोड ना बनकर एक्ट इसलिए बना है क्योंकि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है ये पर्टिकुलरली एक एविडेंसेस की बात करता है। तो वो उस पर्टिकुलरली एविडेंसेस की बात करने को हम यहां पर बोलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। फिर हमारी बात आती है कि टाइप्स ऑफ एविडेंसेस की। टाइप्स ऑफ एविडेंसेस से क्या मतलब है कि एविडेंसेस जो होते हैं मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। उसके लिए हमारा जो सेक्शन 3 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो हमें इसकी डेफिनेशन देता है। बेशक वो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, क्योंकि उसमें एक मेजर पार्ट जो है वो मिसिंग है। जैसे कि हमारी जो सेक्शन 3 की डेफिनेशन है वो अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो वो बोलती है ओरल एविडेंसेस ऑफ विटनेसेस एंड ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो यहां पर बेसिकली दो एविडेंसेस की बात की गई है, एक ओरल एविडेंसेस और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस।
लेकिन यहाँ पर जो मेजर मिसिंग एक्ट है, जो मेजर मिसिंग एविडेंसेस की डेफिनेशन में जो पार्ट है वो है रियल एविडेंसेस का, कि जो हमारे रियल एविडेंसेस होते हैं वो भी तो हमारे एक पार्ट ऑफ एविडेंस है। वो अगर डेफिनेशन में क्लियर नहीं करे, आप तो बोल देंगे कि योर लॉर्डशिप ये तो डेफिनेशन में ही नहीं दे रखा है एविडेंस की, एविडेंस की डेफिनेशन में ही गिवन नहीं है कि एविडेंस क्या होता है। एविडेंस तो सिर्फ हमारा एक्ट डिफाइन करता है कि ओरल को सिर्फ, और किसको बोलता है, डॉक्यूमेंट्री को। तो जो रियल एविडेंस है वो कैसे हुआ, उसके लिए हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके अंदर हमारे मल्टीपल सेक्शंस हैं जो कि हमें इस बात के लिए क्लियर करते हैं। जैसे कि आप मान के चलिएगा कि जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, ये एक रियल एविडेंस है, ना ही ये डॉक्यूमेंट्री है ना ही ये ओरल है। अगर मैं इससे किसी को हर्ट कर दूं, किसी की बॉडी में इंजेक्ट कर दूं, मान लीजिए उसके फेस पर यहाँ मैंने उसके चीक्स पर इंजेक्ट कर दिया ये, तो उसको तो ग्रीवियस हर्ट हो गया, ये हर्ट नहीं हुआ, ये ग्रीवियस हर्ट होगा, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक एविडेंस का पार्ट है क्योंकि ये एक डेडली वेपन है। तो फिर हमारे पास इसमें जो एविडेंसेस हैं, 3 टाइप के एविडेंसेस बनते हैं। सबसे पहला ओरल एविडेंस, दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, और तीसरा रियल एविडेंसेस। तो यहाँ से हमारे 3 एविडेंसेस जो हैं वो अराइज होते हैं। तो फिर हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो एविडेंसेस होते हैं वो हमें किस फॉर्म में देने चाहिए, क्या हमें वो ओरिजिनल फॉर्म में देने चाहिए या उनकी कॉपी भी कंसिडर होगी। तो इस बात के लिए जो हमारा ओरल एविडेंसेस होते हैं, ओरल एविडेंस के लिए आप हमेशा ओरिजिनल ही एविडेंसेस जो है, ओरिजिनल पर्सन है उसी को ही पेश कर सकते हैं। क्योंकि अगर थर्ड पर्सन को आपने पेश किया, उसे कहा कि आप अगर आके गवाही दे दें उस बात के लिए, तो वो एक हियर्स एविडेंस कंसिडर किया जाएगा, जो कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, हमारे लॉ के अंदर कंसिडरेबल नहीं है। क्योंकि इंसान चाहते हुए और ना चाहते हुए भी, चाहते हुए और ना चाहते हुए भी जो ओरल एविडेंसेस हैं, हियर्स एविडेंसेस हैं, वो हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो होते हैं हमारे, इसके अंदर हमारे फ्रेजेस हैं। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, कई पॉइंट्स ऐसे हैं, काफ़ी पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो ओरिजिनल ही देना पड़ेगा। वहाँ पर आपकी सेकेंडरी एविडेंस जो है फोटोकॉपीड उसकी नहीं चल सकती। लेकिन मैं ये लगा के चलिएगा कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपकी फोटोकॉपी ही स्टार्टिंग में कंसिडर की जाती है। अगर उस फोटोकॉपी के ऊपर डाउट होता है तो आपको ओरिजिनल पेश करने के लिए बोला जाता है। तो जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है उसे हम लॉ में बोलते हैं प्राइमरी एविडेंस, और जो फोटोकॉपीड होता है उसकी सर्टिफाइड कॉपी होती है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एविडेंस। तो यहाँ से हमारी 2 टर्म्स ड्राइव होती हैं, प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। ये भी हम आगे जो आने वाले लेक्चर्स होंगे उसमें हम आपको डिटेल में समझाएंगे। फिर हमारी बात आती है कि जो एविडेंसेस हैं वो हमें बहुत ही डिटेल में देने पड़ते हैं, और वो जो एविडेंसेस हैं वो रेलिवेंट एविडेंस होनी चाहिए। रेलिवेंसी से क्या मतलब है, एक एग्जांपल लेकर चलिएगा कि ए बी के साथ कोई मर्डर करता है, ए बी का मर्डर करता है, और वो जो ए है वो हमेशा स्कूटी पर आता था, तो वो जो बी का मर्डर करता है तो सी उसका आई विटनेस बनता है। जिस दिन मर्डर होता है बी का, उस दिन ए कार में आता है, तो क्या ये एविडेंस में कंसिडर होगा कि सर ये जो ए है, ये जिस दिन इसने मर्डर करा उस दिन ये कार में आया था इसलिए इसने मर्डर कर दिया। कार में बैठकर आया था, जब स्कूटी पर आया तब नहीं मारा इसने, कार में ये एक दिन बैठकर आया, ये 1 महीने के बाद फिर इसने मर्डर कर दिया। नहीं, आपको भी हैरानगी हो रही होगी ये किस टाइप का एविडेंस है। तो ये हमारे एविडेंसेस में कंसिडर नहीं होता। लेकिन जो वो स्टोरी बनेगी, अगर वो सी बोलता है कि सर ये कार से उतरा, इसने अपनी गन निकाली पॉकेट से और इसने बी पर फायर कर दिया, ये वहां पर रेलिवेंट एविडेंस होगा, ना कि वो कि कार में आया। वो तो हाइपोथेटिकल एविडेंस, ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल बात हुई कि उसने उस दिन रेड शर्ट पहनी थी। ऐसी बात लगा लीजिए कि उसने ना उस दिन पिंक कलर की शर्ट पहनी थी, रेड कलर की शर्ट पहनी थी, इसलिए उस दिन उसने मर्डर कर दिया। टोटली इलॉजिकल बात है। हमेशा एविडेंसेस जो होते हैं वो लॉजिकली रेलिवेंट होने चाहिए। तो फिर जो एविडेंसेस हैं ये हमारे कवर होते हैं सेक्शन 6 से लेकर 55 तक। सेक्शन 6 से लेकर 55 तक जो हमारे एविडेंसेस होते हैं वो हमें बता देते हैं कि किस किस टाइप के एविडेंसेस जो हैं कोर्ट उसको कंसीडर करेगी। कंसीडरेशन के लिए हमारा जो सेक्शन 5 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो उस चीज़ के लिए क्लियर करता है। जो सेक्शन 5 है वो हमें क्लियर करता है कि जो जज है या मैजिस्ट्रेट है
जो भी एविडेंसेस सेक्शन 6 से लेकर 55 के अंदर नहीं आते वो उसको कंसिडर नहीं करेगा, वो वहां पर बाउंड है। याद रखिएगा, जो हमारे एविडेंसेस 6 से लेकर 55 तक कवर नहीं होते हैं उसके बियॉन्ड जाकर जज कोई भी एविडेंस कंसिडर नहीं कर सकता। उसके ऊपर उस चीज़ के लिए बाउंडेशन लगती है जो कि हमारा सेक्शन 5 है एविडेंस एक्ट का, वो उसके ऊपर लगा देता है। जो डिस्कशन की है मैंने आपसे, तो ये जो लीगली रेलिवेंसी होनी चाहिए इसके अंदर, जो हमारे एविडेंसेस हैं लीगली रेलिवेंट होनी चाहिए, ना कि लॉजिकली रेलिवेंट। हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो लॉजिक्स पर नहीं चलता, वो लीगली चलता है। तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट जो है वो खत्म होता है। तो फिर हमारा बात आता है कि एविडेंस किस टाइप के दिए जाने चाहिए। जो एविडेंसेस है वो हमेशा ही बेस्ट एविडेंसेस होनी चाहिए। बेस्ट एविडेंसेस से मतलब क्या है? मान लीजिए एक एक्ट हुआ, उसके लिए एक ओरल एविडेंस भी है और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है। तो उस पॉइंट के लिए आप कौन सा एविडेंस देंगे? क्या आप उसके लिए ओरल देंगे या डॉक्यूमेंट्री देंगे? कौन सा कोर्ट कंसिडर करेगी? ये ऑब्वियस ही बात है कि जो कोर्ट है वो हमेशा ही डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई करेगी। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि जो डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट ही है, एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है और एक सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है। प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो ओरिजिनल कॉपी होती है, और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट जो कि उसकी एक कॉपी होती है, ओरिजिनल की कॉपी, वो होती है सेकेंडरी एविडेंस। तो अगर दोनों ये पेश हो जाएं तो इनमें कौन सी कंसिडर होगी? तो ऑब्वियस ही बात है, इंडियन एविडेंस एक्ट भी हमारा यहाँ पर ये क्लियर करता है कि जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात है उसमें हमारा प्राइमरी डॉक्यूमेंट जो है वो हमेशा ही रेलिवेंट होगा। और अगर हम ओरल एविडेंसेस की बात करें तो ओरल एविडेंस में भी सिर्फ जो आई विटनेस है उसे कंसिडर किया जाएगा, ना कि जिसने ही से एविडेंस हुआ है, जिसने सुना है। तो इसका एक एग्जांपल लेके चलिएगा। एक हॉल है, सिनेमा हॉल है। सिनेमा हॉल के अगर मान लीजिए फर्स्ट 20 लाइन्स में, जो फर्स्ट 10 लाइन्स में 20% बैठे हैं, तो एक सामने कोई एक्ट हो जाता है, किसी दो पर्सन्स की लड़ाई हो जाती है, लेकिन उस हॉल में बैठे हैं 250%, 250% हैं, तो उन सबको चाहो तो आप एविडेंस में कंसिडर कर सकते हो। पुलिस चाहे तो उन 250 के 250 लोगों को ही बुला सकती है, वो कहेगी कि हम सबका विटनेस लेंगे, या कोर्ट चाहे बुला सकती है। लेकिन क्यों बुलाना? क्योंकि वो जो 250% होते हैं, जो वो 250% होंगे, उनके जो एविडेंसेस होंगे वो हमेशा कुछ ना कुछ मिसमैच करेंगे ही करेंगे। क्योंकि जो हमारी फर्स्ट लाइन में जो पर्सन ने एक्ट देखा है और जो लास्ट लाइन के पर्सन ने एक्ट देखा है, वो उसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर होगा। कोई कहेगा कि उसके रेड हैंड में वेपन था, कोई कहेगा उसके लेफ्ट हैंड में वेपन था, लेकिन जो फर्स्ट रो में पर्सन होगा जो वो बात कहेगा उसकी वो रेलिवेंट मानी जाएगी। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलता है कि अगर एक सॉलिड आई विटनेस है आपके पास, एक स्ट्रॉन्ग आई विटनेस है, और दूसरी तरफ हंड्रेड्स ऑफ विटनेसेस हैं जो कि दूर थे, समझ रहे हैं मेरी बात को, कि एक 100 विटनेसेस हैं जिन्होंने सिर्फ देखा था, जिनकी प्रिजम्पशंस हैं, वो कंसिडर ना होके जो एक आई विटनेस, स्ट्रॉन्ग आई विटनेस है, उसकी बात को कोर्ट कंसिडर करके उसको भी जजमेंट दे सकती है। इसके ऊपर भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको इसके ऊपर ज़रूर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इस पॉइंट के ऊपर, कि जो सिंगल एविडेंस होता है, सिंगल आई विटनेस होता है, उसके लिए भी केस जो कोर्ट जो है जजमेंट दे सकते हैं, बिसाइड्स ऑफ द 100 ऑफ अदर आई विटनेसेस। तो फिर हमारी इसमें अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा ये प्रीएम्बल बात करता है इंडियन एविडेंस एक्ट का। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें कि मैं आपको इसमें अब हिस्ट्री बताऊंगा। प्रीएम्बल जो है हमारा, ये जो प्रीएम्बल है, अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो ये हमारा क्लियर करता है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है इसके बियॉन्ड कोई भी अदर एक्ट रीड नहीं किया जाएगा। ये हमारा कंसोलिडेटेड एक्ट है। कंसोलिडेटेड एक्ट का मतलब कि जब ये इंडियन एविडेंस एक्ट ये लागू हुआ, उससे पहले जो भी हमारे लॉ लागू होते थे, जो भी लॉ चलते थे, वो कंसिडरेशन में नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है हमारा कंसिडर होगा। तो उसके बाद हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मान लीजिए कोई पॉइंट ऐसा है, कोई एविडेंसेस ऐसा है, कोई एक बात ऐसी निकल कर आती है केस में जिसके लिए कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में भी गिवन नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? फिर उसके लिए जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गाइडलाइन
मेंशन कर रखी है, जो कि एक केस में मेंशन की थी। वो केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सोढ़ी सुखदेव सिंह। इस केस में जो हाई सुप्रीम कोर्ट है उसने कोर्ट को मेंशन किया है कि जो कोर्ट्स हैं, अगर कोई पॉइंट इंडियन एविडेंस एक्ट में क्लियर नहीं है तो उस चीज़ के लिए आप इंग्लिश लॉ को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है ये इंग्लिश लॉ से ही डिराइव हुआ है। तो उसमें जो पॉइंट्स लिखे होंगे इंडियन एविडेंस एक्ट को रेफर करके आप उस पॉइंट को कंसोलिडेट कर सकते हैं, उसको आप जजमेंट, उसका डिसीजन दे सकते हैं। तो फिर उसके बाद, इस पॉइंट के बाद जो मैं अब पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ने के लिए आपको इस पॉइंट का पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी बात आती है कि इंडियन एविडेंस एक्ट की कंसोलिडेटेड क्यों बोला जाता है। इससे पहले कौन से ऐसे एक्ट थे जो कि चलते थे, जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट ने ख़त्म किया, जिसमें से कि हमारे 3 थे इस टाइप के। जो कि सबसे पहला था, जो कि अगर मैं बताऊं, वो था हिंदू लॉ, दूसरा था मुस्लिम लॉ और तीसरा था कॉमन लॉ। ये जो 3 हमारे लॉ थे, ये हमारे जो इंडियन एविडेंसेस को लेकर इसके अंदर गाइडलाइंस बनाई गई थी। तो सबसे पहले हम बताएंगे हिंदू लॉ के बारे में। जो हिंदू लॉ ऑफ एविडेंसेस है, इसमें 4 टाइप के एविडेंसेस डील किए गए थे। वो 4 टाइप के एविडेंसेस कौन से थे? सबसे पहला ये बोलता है लेख्या। जो लेख्या एविडेंसेस होते हैं, जो कि होते हैं डॉक्यूमेंट्री, उसकी इसमें बात की गई थी। दूसरा साक्ष्य। साक्ष्य मीन्स जो कि हमारे विटनेसेस होते हैं या फिर ओरल एविडेंसेस। और तीसरा भुक्ति। भुक्ति का मीन्स है लॉ ऑफ पोजेशन की बात करता है। और फोर्थ है दिव्या। दिव्या की बात करता है ये बात करता है हमारी ऑर्डिनेंस की। ऑर्डिनेंस से मतलब क्या है? ऑर्डिनेंस जो होता है वो थी जो प्रथा हमारी चलती आ रही थी, जैसे कि सीता की थी कि अग्नि में बैठकर परीक्षा देने की। तो उस पॉइंट पर हमारा ये जो हिंदू लॉ था ये बात करता था दिव्या की, जो कि बहुत पहले ही खत्म हो गया था। तो यहाँ से मैं आपको इसका बताने का रीज़न जो है मेरा इन 3 लॉज का, हिंदू, मुस्लिम एंड कॉमन का, कि इनमें से हमारे जो एविडेंसेस एक्ट हैं वो डिराइव हुए थे। तो हिंदू लॉ में से 4 हमारे डिराइव हुए थे, जो कि डॉक्यूमेंट्री बात करता है, विटनेसेस की बात करता है और लॉ ऑफ पोजेशन की बात करता है, जिसको हिंदू लॉ में बोला जाता था लेख्या, साक्ष्य और भुकिति। तो फिर इसमें एक लैग था, इस हिंदू लॉ में बहुत ही बड़ा एक लैग था। ये लागू तो थे, लेकिन इसमें लैग क्या था? ये जातिवादी के नाम पर बहुत से ज़्यादा उसमें जा चुके थे। जो लो कास्ट के पीपल थे उनके लिए ये इनकंसिडरेबल हो जाता था, और वुमेन्स के लिए बाकायदा जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट अब का है ये सबके लिए इक्वल है। कोई कास्टिज्म की हमारा जो भी लॉ है, कोई भी लॉ हमारा कास्टिज्म की बात नहीं करता, किसी भी फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं होती है। फिर उसके बाद हमारी बात आती है मुस्लिम लॉ की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ आप समझिएगा कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए मुस्लिम लॉ में कितने हमारे टाइप के मेजर जो हमारे एक्ट थे, जो भी हमारे मेजर एविडेंसेस थे, वो कौन कौन से थे। तो जो मुस्लिम लॉ है इनका कुरान से ही सारा जस्टिस है। कुरान से ही इनका जो है मुस्लिम लॉज का सारा जस्टिस निकलता है। तो इनके लिए एविडेंसेस 2 टाइप के थे, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस में ये बाकायदा डायरेक्ट और हियर से दोनों कंसिडर करते थे, और बल्कि ये तो हियर से को ज़्यादा कंसिडर करते थे। मुस्लिम लॉ में हियर से एविडेंस को ज़्यादा कंसिडर किया जाता था बिसाइड्स ऑफ द ओरल एविडेंसेस को। तो लेकिन विद द इस टाइम में, लेकिन जो प्रेफरेबल डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस थे, वो जो हमारे यहाँ पर चले, तो वो उसमें एक आया था कि क्रॉस एग्जामिनेशन का। क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो हमारा मुस्लिम लॉ में कंसिडर किया जाएगा, उस टाइम पे कंसिडर किया जाता था। और जो लीडिंग क्वेश्चंस हैं वो उस टाइम पर अलाउ नहीं किए जाते थे, जो कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट भी इसमें कवर करता है कि लीडिंग जो क्वेश्चन होंगे वो भी हमारे इसमें डिस्कस नहीं होंगे। फिर उसके बाद बात आती थी कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस की, कोरोबरेटिंग एविडेंसेस की, ये भी हमारे इस टाइम पे डिस्कस किए जाते थे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट था मुस्लिम लॉ में कि जो कोरोबरेशन थी वो मुस्लिम के टाइम्स पर, मुस्लिम लॉ के टाइम पर वो होती थी या तो वो 2 मेंस हो या फिर 4 वुमेन्स। इन दोनों के पॉइंट पर हमारा जो था कि वो जो ओरल एविडेंसेस थे वो
कोरोबरेशन जो था वो लिए जाते थे। और इसमें जो मुस्लिम लॉ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था कन्फेशंस का। कन्फेशंस भी यहाँ पर मुस्लिम लॉ में अलाउड थे। तो ये हुआ हमारा हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ का। अब बात आती है हमारी कॉमन लॉ की। कॉमन लॉ जब हमारा आया, कॉमन लॉ जो था वो सिर्फ प्रेसिडेंसीज पर लगता था। प्रेसिडेंसीज कौन सी थी? हमारी 3 प्रेसिडेंसीज थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास की। ये जो हमारा कॉमन लॉ आया ये बहुत ही ज़्यादा इतना ज़्यादा प्रेसिडेंसीज पर लगता था कि प्रेसिडेंसीज के अलावा कहीं और अप्लाई नहीं होता था। ये प्रेसिडेंसीज, तीनों प्रेसिडेंसीज के अलावा कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास से बाहर ये सिर्फ वहीं लगता था। उससे बाहर तो सबका अपना पर्सनली चल रहा था। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ वगैरह वगैरह जो भी थे वो सारे अप्लाई होते थे। तो फिर उसके बाद ये जो कॉमन लॉ था ये हमारा इंग्लैंड से ड्राइव हुआ था। इंग्लैंड से जो है हमारा ये कंप्लीटली इंपोर्ट किया गया था जैसा कि वहां पर था। और ये 1726 तक वहां पर चला। 1726 तक वहां पर ये चल रहा था और प्रेसिडेंसीज पर लगता था। तो फिर उसके बाद एक बहुत ही अच्छी ट्राई की गई 1835 में। 1835 में जो है बहुत ही एक अच्छी ट्राई की गई जो कि एक ब्रिटिश लॉ की बनाने की ट्राई की, ब्रिटिश लॉ बनाया गया। लेकिन वो भी एक बहुत ही हैफाजत बनाया गया था, बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। वो भी बिल्कुल बहुत ही खिचड़ी पकी हुई थी, कह सकते हैं आप उसको, खिचड़ी पकी हुई थी उसमें भी। फिर 1835 से लेकर 1853 तक बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए, बहुत सारे चेंजेस किए गए, तब जाकर भी हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वो कंप्लीटली नहीं बनाया गया। लेकिन फिर 1855 में जो 1855 था, फर्स्ट लॉ ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो था वो बनाया गया। जी हाँ, 1855 में हमारा फर्स्ट इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया गया, एविडेंस एक्ट बनाया गया। लेकिन उस एक्ट को भी बनाने का फायदा नहीं हुआ। क्यों फायदा नहीं हुआ? क्योंकि 1856 के ऊपर, 1855 के ऊपर जो पहले के लॉ बने हुए थे जो कि प्रेसिडेंसीज पर रखते थे वो ही प्रिवेल करने लगे। क्योंकि उस टाइम ये कंसिडर हुआ कि भाई सबके लिए कुछ बनाया जाए। अगर हम 3 प्रेसिडेंसीज को ही सिर्फ कंसिडर ना करके पूरे इंडिया को कंसिडर करने के लिए 1835 में स्टार्ट हुआ, फिर वो रेगुलर चेंजेस आए, फिर 1855 में प्रॉपरली एक बनाया गया सबके लिए, लेकिन वो भी लागू नहीं हुआ प्रॉपरली। फिर उसके बाद एक कंप्लीट टास्क दिया गया। किसको टास्क दिया था? वो एक्ट बनाने का, एविडेंस एक्ट बनाने का फिर एक कंप्लीट टास्क दिया गया। वो था सर जेम्स फिट्जॉरल्स को। सर जेम्स फिट्जॉरल्स को टास्क दिया गया जिसने कि एक कमेटी हेड की थी जिसके अंदर 6 जूरिस्ट थे, 6 जूरिस्ट थे जिसके अंदर। और उन्होंने 1872 के अंदर हमारा एविडेंस एक्ट बना दिया जो कि हमारा बताया जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का। तो इसको जो है कंसेंट मिली गवर्नर जनरल से ऑफ इंडिया से 15 मार्च को 1872 में, और ये इन फोर्स में आ चुका था 1 सितंबर 1872 में। तो गाइज यही था हमारा आज का इंडियन एविडेंस का इंट्रोडक्शन। कंप्लीटली मैं आपको इसमें बता दिया कि इसकी हिस्ट्री क्या थी और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो किस पॉइंट्स पर बेस्ड होता है और ये कैसे वर्क करता है। इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने लीगल फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।